तो सभी लोग जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे ताकि सेशन की शुरुआत की जाए। सब कोई बढ़िया है? करे सेशन की शुरुआत। तो बिहार में जितने भी एग्जाम हमारे होने वाले हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की जा चुकी है। आप सभी की विशेष डिमांड थी और इसको लेकर लगभग हर एक सब्जेक्ट की शुरू हो चुकी है। साइंस भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और रीजनिंग की भी, ठीक है ना। तो हम यहां पर कर रहे हैं बिहार जी के, ठीक है। हाँ, आज मैथ की कक्षा नहीं हो पाई क्योंकि सर की जो दादी जी हैं आज उनका स्वर्गवास हो गया और जिस कारण से वो आज एक भी क्लास नहीं ले पाए, ठीक है ना। तो मैथ की बस थोड़े ही दिनों में फिर से आपकी शुरू हो जाएगी। जीवन में कई सारी घटनाक्रम भी होती है जो दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करती है और उसमें से एक आज के उनके घर हुए ये घटना भी रही है, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं आज हम सेशन की शुरुआत। तीसरी हमारी प्रैक्टिस सेट है और ये आपकी यहाँ पर टाइमिंग है सुबह सुबह 9 बजे मैथ होती है बट आज नहीं हो पाई। 10 बजे से आपकी जीके जीएस वाली हुई। थर्सडे फ्राइडे यानी कि कल और परसों जो है हिंदी की कक्षा होगी, ठीक है ना। 12 बजे से बिहार जी के रेगुलर मिलेगी और मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को आपको इंग्लिश 4 बजे से और साइंस जो है बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। चलिए तो ये कल का हमारा होमवर्क था। आज हम यहीं से सेशन की शुरुआत करेंगे कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है ना। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर अपने प्यारे बिहार की, तो बिहार की सीमा पर जब आप नजर डालोगे तो हमारे पास सीमा जो है वो दो प्रकार की है ना। सीमा जो है वो दो प्रकार की है। एक जो है वो है राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, और दूसरी जो सीमा है वो है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो एक देश के साथ लगती है, नेपाल के साथ, ठीक है। तो हमारे उत्तर में देखें, उत्तर में एक देश है जिसे नेपाल के नाम से जाना जाता है और नेपाल के साथ 729 किलोमीटर सीमा जो है वो हम साझा करते हैं। 729 किलोमीटर के तहत 7 जिले आ जाते हैं और जिले आप सभी को याद है ना। पप्पू सीम सूप में रिया के लिए किन, यानी कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, वेस्ट चंपारण, है ना, यानी कि पप्पू पश्चिम चंपारण, पू यानी कि पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण हो जाएगा। पप्पू सीम यानी कि सीतामढ़ी, म से मधुबनी, पप्पू सीम सूप में यानी कि सुपौल, रिया यानी कि अररिया और किन यानी कि किशनगंज। ये 7 जिले जो हैं जिसके साथ नेपाल का सीमा लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने बिहार के उत्तर में तो कौन सा देश है यहाँ पर जो देश है वो है हमारा नेपाल। तो ऑप्शन ए वाले जितने भी हैं सभी बिल्कुल सही हैं। बाकी बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में झारखंड है, 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, 8 जिले सीमा साझा करते हैं और पूर्व में वेस्ट बंगाल है, 3 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताएंगे। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सभी बताएंगे। चलिए ए और बी के साथ जा रहे हैं ना। अच्छा, ए पहले वाला हो सकता है। यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले बिहार का क्षेत्रफल, है ना, बिहार का क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात कर ले हम भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल भी आप सभी को पता होगा कितना है, तो 32.87 लाख,
है ना, 32,87,000 है ना कुछ वर्ग किलोमीटर। ठीक, और बात करें इसका, तो इसका ये जो है ये है 2.86%। कितना है? 2.86%, अर्थात बी वाले जितने भी हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। अब बात करें क्षेत्रफल की, बात आ गई तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछ दे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में बिहार का स्थान, ठीक है, बिहार का स्थान अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे राज्यों में 12वां। ठीक है, और फिर अगर यहां पर राज्य और प्लस में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश रहे तब हमारा स्थान हो जाएगा यहां पर 13वां, है ना। कौन सा? तो लद्दाख जो है ना, लद्दाख ध्यान रखना, लद्दाख क्या है? हमसे बड़ा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये भी तो पूछा जाएगा, है ना। सबसे बड़ा जिला बता दो भैया, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका पश्चिम चंपारण। कौन सा? पश्चिम चंपारण। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछ दे, सबसे छोटा जिला अगर आप सभी से पूछ दे तब क्या बताओगे? आप बताओगे शिवहर। ठीक है, तो शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों में हम 12वें सबसे बड़े राज्य हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी भी जोड़ दे तो 13वां सबसे बड़ा, है ना, और 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आकृति की बात करें तो आयताकार हमारी क्या है? आकृति है, और ध्यान रखना इस बार इसका उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरा से पश्चिम की ओर विस्तार भी पूछा गया है। तो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर तो यह है 345 किलोमीटर लंबा, और पश्चिम से पूर्व की ओर कहें तो 483 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चंस इस बार पूछा गया है। ठीक है ना, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर, और वो भी जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है। बताएं कितना है हमारा साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हम नीचे से पहले स्थान पर हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना साक्षरता के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्या लिखना है? साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान अगर पूछे अपने बिहार का तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे नीचे से प्रथम, और ये जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। लेकिन अगर पूछ दे कि भैया अब वर्तमान में क्या स्थिति है, तो आप बताओगे नीचे से द्वितीय। ठीक है, और ये है हमारा वर्तमान स्थिति। 2011 के अनुसार अपनी जो साक्षरता दर रही है वो रही है 61.8%। कितनी? 61.8%। अगर इसमें से पूछ दे कि सर्वाधिक किसका है तो पुरुष साक्षरता दर है। कितना? तो ये है 71.2%। और वहीं बात कर ले क्या चीज? महिला साक्षरता दर, तो ये है मात्र 51.5%। ठीक है, फिर बात करें सर्वाधिक साक्षर जिला, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा सर्वाधिक साक्षर जिला, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रोहतास, है ना। कितना? तो 73.3%। और न्यूनतम साक्षरता अगर पूछ दे, न्यूनतम साक्षर जिला अगर आप सभी से पूछ दे तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? आप लगाओगे पूर्णिया। क्या लगाओगे? पूर्णिया। कितना है? तो 51.08%। ठीक है, क्लियर। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे, है ना, कि वर्तमान में कितना हो चुका है, तो 2023 के अनुसार देखें तो अब साक्षरता दर हमारा 73% से भी ज्यादा हो चुका है, और वर्तमान में हम नीचे से दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, वर्तमान में हम नीचे से दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। जितनी डेटा मैं लिखवा रहा हूं, है ना, जो पूछा गया वो भी लिखवा रहा हूं, और करंट में हमारी क्या सिचुएशन है। अगली जनगणना शुरू हो चुकी है, चूंकि हर 10 साल पर आती है, 2011 के बाद 2021 में आनी चाहिए, लेकिन 2021 में नहीं आ पाई। कारण क्या रहा? कोविड-19। ठीक है, कोरोना, इस कारण से नहीं हो पाई। तो अब जनगणना शुरू हो चुकी है, और भारत की पहली डिजिटल जनगणना हो रही है 2027 वाली। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। ठीक है ना, चलो
अगला देखते हैं, अगला कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताएंगे? कितना आसान क्वेश्चन है ना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल में से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन होंगे? वो होंगे श्री कृष्ण सिंह, है ना, श्री कृष्ण सिंह। इनसे पहले सरकार किसने बनाया? मोहम्मद यूनुस ने, जो इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित थे, लेकिन उनकी सरकार यहां पर चल नहीं पाई, धाराशायी हो गई। तो यहां पर श्री कृष्ण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कब बनते हैं? 1937 में। और 1937 से लेकर 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे हैं। ठीक है, इसी श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बिहार केसरी। ठीक है, तो बिहार केसरी के नाम से ये जाने जाते हैं, है ना। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात कर लें तो इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लोक नायक। ठीक है, लोक नायक। और इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके द्वारा कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी, है ना, कौन सी क्रांति थी? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा, झारखंड करंट का देखे यूट्यूब पर क्लास शेड्यूल है आज शाम को 6 बजे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े लाल लाल इमोजी नहीं भेजने हैं। मैंने जो कहा है, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है। आपके लिए मैं रात भर पढ़ रहा हूं, क्योंकि करंट की डेटा निकालना, इकट्ठा करना, कम टाइम में ज्यादा प्रस्तुत करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। इस कारण से मैंने शाम को 6 बजे आपकी सेशन शेड्यूल करवा दी है, जाकर देख लीजिए। शाम को लाइव आएंगे और पूरा झारखंड का 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर बात करें कौन सा, तो आप सभी ने बिल्कुल सही दिया आंसर। यहां पर संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया हुआ था। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इनको कहा जाता है जननायक। क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। और अब तक के बिहार के सबसे ईमानदार नेताओं में से पहले स्थान पर कर्पूरी ठाकुर रहते हैं, क्योंकि आज एक छोटा मोटा नेता जो है भैया 5 साल के अंतर्गत फॉर्च्यूनर, घर, कहीं ना कहीं बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं जनता के पैसे को मार मार कर। लेकिन इनकी बात कर ले, जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहे, और लास्ट समय काल पर भी देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं था। इतने ईमानदार नेता थे ये, है ना, साइकिल से घुमा करते थे, इतने ईमानदार नेता थे। अगर ऐसे नेता होते ना, तो अब तक तो हमारा देश विकसित हो चुका होता। हमें टारगेट नहीं रखना पड़ता कि हम 2027 में विकसित देश के कैटेगरी में आएंगे। और हमने टारगेट तो रख दिया, लेकिन जिस तरीके से अपने देश का विकास हो रहा है ना, नेता जो कमाल कर रहे हैं, 2027 में विकसित नहीं होगा, देखना कागजों पर विकसित करके रख दिया जाएगा कि हाँ भारत अब विकसित देश है, लेकिन इसकी हालत जो होगी ना, वो वहीं रहेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बताएंगे? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आप सभी इसका आंसर करोगे। चलिए, डी के साथ सब जा रहे हैं। डी क्या है? सैयद अता हसनैन। बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में अगर हम बात कर ले बिहार के राज्यपाल की, तो ये कौन है? सैयद अता हसनैन है। लेफ्टिनेंट जनरल है, ये रिटायर्ड हैं। ठीक है, और इनकी बात कर ले तो ये बिहार के 43वें राज्यपाल हैं। कौन से? बिहार के ये 43वें राज्यपाल हैं। ठीक है, इनसे पहले थे, यानी कि 42वें की अगर बात कर लें तो 42वें थे यहां पर आरिफ मोहम्मद खान। इनके स्थान पर आए हैं सैयद अता हसनैन, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करें इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति कौन किया होगा? तो आपको पता ही है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? आप सभी फटाफट कमेंट करके बताओगे। इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 155, और नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो यहां पर राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। राज्य का अगर हम देखें तो ये क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं।
भले ही यहां पर पावर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन वो सारा पावर किसका है? राज्यपाल का है। कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो सारा पावर वही मुख्यमंत्री प्रयोग करता है, लेकिन पावर जो है वो किसका है? वो यहां पर राज्यपाल का है। राज्यपाल की बात करें, इसका कार्यकाल कितना हो जाता है? तो कार्यकाल कई बार पूछा जाता है, तो कार्यकाल ध्यान में रखना ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसका कार्यकाल समाप्त कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में पद धारण की तिथि से अगले 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल यहां पर रहता है। ध्यान आप सभी लोग रखोगे, ठीक है ना। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा कि इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 95 है। बी कह रहा है कि इसके 1/6 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। सी कह रहा है कि यह एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और डी कह रहा है कि परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। आज जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं, है ना। दूसरा सब्जेक्ट मैंने नहीं रखा, राज्य व्यवस्था से है। अगले दिन लेकर आएंगे तो हिस्ट्री से होगा, ठीक है ना। क्लियर? चलो, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। भैया कार्यकाल 5 वर्ष का कहां? जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है। संख्या जो है वर्तमान में कितना है? 75 है। ठीक है, क्लियर। अगर बात करें यहां पर सत्य कथन की, तो वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद राज्य का क्या है? उच्च सदन है ना, उच्च सदन है। अर्थात ये इसका मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है ना, भंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा विधानसभा है, हर 5 साल के बाद क्या हो जाता है? उसको भंग कर दिया जाता है, अगली विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जाता। अब भंग नहीं किया जाएगा तो नया सदस्य कैसे आएगा? तो जितने भी सदस्य है उसमें से 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष पर, है ना, हर 2 वर्ष पर क्या हो जाएगा? तो सेवानिवृत्त हो जाएगा, है ना, सेवानिवृत्त हो जाएगा। और इसके स्थान पर 1/3 सदस्य यहां पर नए जो होंगे उनको चुन लिया जाएगा। बात करें अपने मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है, वो इसी विधान परिषद के सदस्य रहते थे, है ना, तो इसी विधान परिषद से यहां पर सदस्य रहते थे। आप सभी ध्यान में रखना। अगर पूछ ले कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, अगर पूछ ले कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी वर्ष 1913 में, है ना। तो अपने बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1923 में हुई थी। बात करें इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ना, सदस्यों का अगर बात कर ले चुनाव कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे कि इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है ना, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट चुनाव वो होता है जहां पर जनता सीधे सहभागी होती है, जनता जाती है वोट डालने के लिए। और यहां पर अप्रत्यक्ष वो होता है जहां पर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा वोट डाला जाता है, जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। तो इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आप सभी ध्यान में रखना, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न को। अगला कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कुल कितनी बार लगाया जा चुका है? और यह क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया। बताएं कि जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है ना, कितनी बार अभी तक लगाया जा चुका है? चलो सभी 8 के साथ जा रहे हैं, 7 बार 8 बार, है ना, तो 8 बार वाले जितने हैं सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आप सभी को पता ही है भाग 18 वो हमारे आपातकाल से संबंधित है, और उसमें अनुच्छेद है हमारा कौन सा? अनुच्छेद 356। ठीक है, कौन सा? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत, है ना, 3 है राष्ट्रपति शासन, 352, 356 और 360। 352 जो है बाह्य आक्रमण
है ना, इसके आधार पर 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है, और 356 जो है वो है जब किसी राज्य का राजतंत्र, है ना, मतलब राज्य का जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है ना, जो सदन है वो चल पाने में अगर असफल प्रतीत होती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है कि यहाँ का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन, वो अपने हाथों में ले लें, और जब ये ले लिया जाता है इसी को राष्ट्रपति शासन यहाँ पर कहा जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। फिर पूछेगा कि ठीक है भैया, पहली बार, है ना, पहली बार कब लगाया गया, तो ये लगाया गया था 1968 में, है ना, और इस समय काल पर जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे भोला पासवान शास्त्री। कौन? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, इनके समय काल पर पहली बार यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर पूछेगा कि अंतिम बार कब लगा हुआ है, तो अंतिम बार जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2005 में, और इस समय काल पर जो चीफ मिनिस्टर थी वो थी राबड़ी देवी, है ना, राबड़ी देवी के समय काल पर यहां पर लगा हुआ था। ठीक है ना, तो पहले भोला पासवान शास्त्री और अंतिम बार जो है वो राबड़ी देवी के समय काल में, है ना। अगर बात करें सबसे लंबे टाइम तक, तो यही 2005 वाला है ना, सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जो रहा है वो 2005 वाला हमारा यहां पर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, बताएंगे? अनुच्छेद 163, 64, 65 या फिर 177 बताएंगे। जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? चलो, कोई 164 कह रहा है, कोई 165 कह रहा है, लेकिन सही कौन है? तो सही वो है जो अनुच्छेद 165 कह रहा है ना। अनुच्छेद 165 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य का महाधिवक्ता जो है उसकी नियुक्ति, है ना, तो यहीं पर एक आ गया क्या चीज, कई बार पूछा गया है कि इसकी नियुक्ति को करता कौन है, तो इसका नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक, बात करें पद धारण, है ना, पद धारण, तो ध्यान रखना ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, क्या याद रखोगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण यहां पर करता है। क्लियर है? इसकी शक्ति क्या है ना, तो ध्यान रखना कि ये क्या कर सकता है? विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है ना, विधान मंडल के कार्यवाही में, है ना, विधानमंडल के कार्यवाही में ये क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये वोट नहीं कर सकता। और इस वाली लाइन से कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन परंतु क्या? मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता है। ये यहां पर ध्यान रखना, इससे कई बार क्वेश्चंस आप सभी से पूछा गया है। ये है कौन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो क्या लिखोगे? राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है हमारा महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता या राज्य का, इसको हम वकील भी कह लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया, अब बता दो कि वर्तमान में महाधिवक्ता बिहार के कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताओ, वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रशांत कुमार शाही। क्या नाम है? उनका नाम है प्रशांत कुमार शाही। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रशांत कुमार शाही। शॉर्ट में इनको पीके शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीके शाही के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ठीक है, बताएं। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी जो है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को?
पीडीएफ कहां मिलेगा? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, उसमें फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पर क्लिक करना है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ तो बड़ा ही आसान है डाउनलोड करना। चलिए बताएंगे यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर। चलो सी के साथ सब जा रहे हैं राज्यपाल को, है ना। यहां पर क्या है? तो राज्यपाल को, और राज्यपाल जो है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बीपीएससी, तो बीपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो ये राज्यपाल को सौंपती है। ऐसा वर्णन कहां पर है? तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 देखोगे, 323 में यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, 323 में वर्णन किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, क्लियर। अब दो चार बातें यहां से आ जाएगी। क्या चीज? तो बात है यहां पर क्या चीज? बीपीएससी की, है ना। किसकी? बीपीएससी की। ठीक, तो पूछ दिया जाएगा कि बीपीएससी की स्थापना कब हो गई। ठीक है, बीपीएससी की स्थापना कब हुई? तो क्या बताओगे? ये बताओगे आप 1 अप्रैल, और ईयर पूछ दे तो ईयर क्या बताओगे? 1949। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई। फिर पूछ देगा इसका हेडक्वार्टर, तो अपने राजधानी में है, यानी कि पटना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और फिर पूछेगा इसका वर्तमान अध्यक्ष। क्या पूछेगा? वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनु भाई। क्या नाम है? परमार रवि मनु भाई। ठीक है, परमार रवि मनु भाई जो हैं ये वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष है। क्लियर है ना। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े, आओ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया इस बार बिहार पुलिस वाले में। बताएं सभी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जो हमारा अभी जो पंचायती राज व्यवस्था में अधिनियम जो लागू है वो है पंचायती राज अधिनियम 2006, और इसके तहत देखिए आप सभी बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर 50%, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी लिख लेना कि ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य अगर पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बिहार। ठीक है, आप क्या बताओगे? आप बताओगे बिहार। और आज देखें तो लगभग 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा चुका है। और ये केवल वहीं तक नहीं, हर क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा सब में। क्यों? क्योंकि भैया हमारी आबादी का 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं का है, तो फिर हमारे शासन प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व क्यों कम है? जितने पुरुष उतने महिला। लेकिन आज भी देख लो, अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ इसमें देख लो कितनी महिलाएं चुन कर आई हैं। तो 50% का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक जब कानून बनाने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं होगी, तो जो कानून बनेगा वो महिलाओं के लिए बेहतर कैसे बनेगा? तो ये आवश्यक है, और इसकी शुरुआत अपने बिहार राज्य के द्वारा की गई, जो हमारा 2006 का अधिनियम है इसके माध्यम से। अब बात करिए कहां पर है भैया 50% कहां कहां पर मिलेगा? तो हर स्तर पर मिलेगा, चाहे गांव का मुखिया की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम सरपंच की बात कर लें, ठीक, चाहे जिला परिषद की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम जिला परिषद की बात कर लें, ठीक है ना, चाहे हम यहां पर अन्य जितने भी है नगर पालिका है, हर जगह क्या है, इनको 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लोगे? एक ही लाइन लिख लोगे, सभी स्तरों पर लागू, है ना, सभी स्तरों पर इसे क्या किया गया है? लागू किया गया है। बात करें हमारी व्यवस्थाएं कैसी है, पंचायत कैसी है, तो अब क्या लिखोगे? 3 स्तरीय, है ना, कैसी है? 3 स्तरीय। ठीक है, पहला जो है वो ग्राम लेवल पर है जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। दूसरा जो है वो ब्लॉक के लेवल पर है जिसे हम बोलते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं?
पंचायत समिति बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है जिला के लेवल पर, जिसे हम जिला परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं। और ये व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो ये कई बार पूछा गया है, तो क्या बताओगे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इस व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला, कि किस संविधान संशोधन के तहत बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 निर्धारित की गई है? हमें पता है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? 243 है। लेकिन इसका अपना इतिहास रहा है। 1912 में शुरुआत हुई इलेक्शन और 1937 तक इसकी संख्या हुआ करती थी 43। ठीक है, फिर 1937 में इसकी संख्या 152 कर दी गई। ठीक है ना? 152 में से 98 सीटों पर कौन? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती हुई थी। और तभी पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। फिर आजादी के टाइम पीरियड पर, यानी कि 1950-52 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, पहला आम चुनाव, तब इसकी संख्या 330 हुआ करती थी। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तब इसकी संख्या 318 कर दी गई। फिर 1997 से 2000 तक इसकी संख्या 324 रही। और जब वर्ष 2000 में झारखंड इससे अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, तब 81 सीटें झारखंड के पास चली गई और हमारे पास बचा 243। कितनी? 243। और इसकी अगर बात कर लें, ये किसके तहत किया गया, तो आप क्या बताओगे? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो ये फिक्स कर दिया गया कि हमारी सीट जो है, हमारी सीट ये कितनी रहेगी? 243। लेकिन कब तक रहेगी? तो 2026 तक। अब देखो, 2027 में जनगणना हो रही है। ये हमने तय किया कब? 1971 में सबसे पहले। उसके बाद कई बार इसमें परिवर्तन किया गया और निर्धारित रखा गया 2026 तक। अब इन लोगों को तो पता नहीं था कि कोविड-19 आ जाएगा, लेकिन फिर भी संयोग देखो, है ना? संयोग देखो, 2027 में जनगणना हो रही है हमारी, और उसकी डेटा के आधार पर इसकी संख्या बढ़ेगी। घटने की तो संभावनाएं ही नहीं है ना? घटने की संभावनाएं ही नहीं है, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जनसंख्या के आधार पर ही सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो 2026 तक तो हमारी 243 ही रहेगी। 2026 के बाद जो भी यहां पर जनगणना होगी, इस जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या में, है ना, सीटों की संख्या में क्या की जाएगी? तो बढ़ोतरी की जाएगी। कमी की तो संभावना ही नहीं है, बढ़ोतरी यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलो अगला प्रश्न, बिहार में पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताएंगे। बिहार में पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है आपके यहां पर राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग। बताएंगे। कुछ लोग ए कह रहे हैं और कुछ लोग सी कह रहे हैं, है ना? कुछ लोग ए और कुछ लोग यहां पर सी। लेकिन बात करें यहां पर सही आंसर की, तो देखो यहां पर क्या पूछ रहा है? निर्णय। और निर्णय जो लेती है ना, ये लेती है राज्य सरकार। कौन? तो निर्णय लेने की बात की जाएगी तो ये निर्णय राज्य सरकार लेगी। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सरकार, ऑप्शन सी। लेकिन अगर बात करें, पूछ ले कि चुनाव संपन्न कौन कराएगा, है ना, चुनाव संपन्न कौन कराएगा, तो ये करवाती है राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाती है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, कौन कराएगी? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई। अब देखो यहां पर हुआ क्या, पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले तो बात की गई है इसके गठन को लेकर, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा कहां पर है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। कहां पर वर्णन है भैया? अनुच्छेद 40 में। लेकिन ये डीपीएसपी का अंग है,
और साथ ही साथ मेंशन किया गया है कि डीपीएसपी में जो भी चीज है उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है। तो यहां पर था कि राज्य प्रयास करेगी अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो शुरुआती दौर में स्थापित किया गया, पहली बार राजस्थान के नागौर में इसे उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया, लेकिन समय के साथ इसके इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे क्योंकि उसको लेकर कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता। तो इसको कानूनी दायरे में लाने के लिए लगातार प्रति वर्ष यहां पर इलेक्शंस करवाने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, फटाफट कमेंट करके बताओ। इसके लिए क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, फटाफट बताओ। संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया और इसके तहत क्या कर दिया गया, इसे अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि हर 5 साल पर यहां पर इलेक्शन करना ही करना है। और पहले तो राज्य चुनाव आयोग थी नहीं, और इसके पास भैया इसकी जिम्मेदारी अगर आ जाएगी तो ये कैसे ही संपन्न करवा पाएगा। तत्पश्चात बात की गई कि यहां पर राज्यों में ये जो हमारे लोकल बॉडीज है इसके चुनाव के लिए हमें गठन करना पड़ेगा। किसका, राज्य चुनाव आयोग का। तो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला कि बिहार नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2005, 6, 7 या फिर 8, बताएंगे। बिहार नगरपालिका अधिनियम, चलिए क्या हो जाएगा, कुछ 2005 कह रहे हैं, कुछ 2007 कह रहे हैं, कुछ 2008 कह रहे हैं, कोई डी कह रहा है, यानी कि 2008। आओ देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने भी यहां पर सी वाले हैं सभी के यहां पर बिल्कुल सही आंसर है ना, सभी के यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। बिहार नगरपालिका अधिनियम जो है किसके द्वारा, तो बिहार सरकार के द्वारा, ध्यान रखना है ना, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा इसे पारित किया गया। कब, 2007 में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, क्यों पारित किया गया, स्थापना क्यों किया गया, इसका तो आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में जो हमारा शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको सुव्यवस्थित करना, इसी के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 पारित किया गया और इसे लागू किया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारी शहरी आबादी है उसको बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि जल आपूर्ति हो, सफाई हो, जितने भी बुनियादी ढांचा हो, वो सारी चीजें वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से इसे यहां पर पारित किया गया था। ठीक है, क्लियर। अब बात करें किसे हम नगर पालिका का, नगर निगम का दर्जा देते हैं। तो ध्यान रखना, आमतौर पर जहां की आबादी कम से कम 2 लाख या 2 लाख से अधिक है तो इसको हम नगर निगम का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान रखना, बिहार सरकार के द्वारा 2007 में क्या किया गया, इसे गठित किया गया। अब बात करें वर्तमान में, है ना, वर्तमान में बिहार में इसकी संख्या कितनी है, बिहार में इसकी संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे 19। क्या बताओगे, 19 नगर निगम है हमारे पास। ठीक है, 19 नगर निगम है हमारे पास। अब इस 19 में से पूछ दे सबसे पुराना, क्या पूछ दे, सबसे पुराना पूछ दे, तो सबसे पुराना कौन सा है, वो है पटना नगर निगम। कौन, पटना नगर निगम। बात करें इसकी स्थापना तो ब्रिटिश काल के दौरान ही किया गया था, लेकिन आजादी के बाद 1952 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 15 अगस्त 1952 को इसे स्थापित किया गया। ठीक है, और फिर पूछे कि सबसे नया, है ना, सबसे नया कौन सा है, यानी कि 19वां कौन सा हमारा नगर निगम है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सहरसा। क्या बताओगे, सहरसा। सहरसा जो है ये सबसे नया है। ठीक है, अब बात करें कि इसका जो प्रमुख होता है, प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख 2 प्रकार के, एक होता है राजनैतिक प्रमुख। ठीक है, कौन, राजनैतिक प्रमुख होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं लिख रहा हूं। राजनैतिक प्रमुख जो है उसे महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर।
और ये इस बार के बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, महापौर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसी को मेयर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसी को मेयर कहा जाता है। और एक जो होता है वो होता है प्रशासनिक प्रमुख। क्या होता है? वो होता है आपका प्रशासनिक प्रमुख। और प्रशासनिक प्रमुख जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नगर आयुक्त। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नगर आयुक्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसी को है ना म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। और ये आमतौर पर एक IAS अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है इस बार के बिहार दरोगा में, आप सभी ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा? है ना, राज्य का जो संचित निधि है इसका प्रयोग कौन करता है? बताएंगे। एक क्वेश्चन नगर निगम वाले में हो जाएगा कि उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से दिया गया, तो आप क्या बताओगे? 74वां संविधान संशोधन। उससे जुड़ा हुआ अनुसूची कौन सा है? तो 12वां अनुसूची। ये भी आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखोगे। यहां पर ए के साथ सब जा रहे हैं राज्यपाल के द्वारा। बहुत बढ़िया, है ना, इतना बढ़िया, दिल बाग बाग हो गया। यहां पर बात हो रही किसकी? बात हो रही है संचित निधि की, है ना। और संचित निधि में क्या क्या शामिल होता है? तो राज्य के जितने भी कर हैं, है ना, राज्य के सभी कर और गैर कर, है ना, राज्य के यहां पर क्या शामिल है? इसमें राज्य के सभी कर प्लस में जो गैर कर है ना, ये जितने भी आय हैं वो सारा संचित निधि में शामिल होता है। और अब इससे सोचो, इस पर राज्यपाल का पावर होगा? नहीं होगा ना। इस पर तो राज्य के विधानमंडल का क्या होगा? पावर होगा। ठीक है, तो इसका संचालन राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और कहां पर वर्णन मिलेगा इसका? तो वर्णन मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में। कहां पर? अनुच्छेद 266 में। वो कहता है, अनुच्छेद 266 क्या कहता है? अनुच्छेद 266 कहता है कि संचित निधि से अगर धन निकालना है तो इसके लिए विधानमंडल की अनुमति क्या है? आवश्यक है। तो भैया कौन से लोग थे जिन्होंने राज्यपाल यहां पर आंसर कर दिया? कहां से आते हैं ये लोग? तो ध्यान रखना, वो लोग सही हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। एक होता है हमारा आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड, और इसका जो पावर होता है ना वो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो राज्यपाल की अगर हम बात कर लें तो इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि ये इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आकस्मिक निधि जो है वो राज्यपाल के अधीन होती है, ध्यान रखना, ना कि संचित निधि। ठीक है, अब कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न को। अगला कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, बताओ फटाफट, अभी थोड़ी देर पहले बताया। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है वो किस वर्ष बुलाई गई थी? कितना प्रश्न बा? प्रश्न तो लेके बहुत आवे नहीं, टाइम में उड़ा जाला पहला ही, टाइम में पहले उड़ा जाला ना, तब प्रश्न तो कहियो पूरा ना इखे होत। और रोज ढेरे ढेर लेके आए, काहे कि डिटेलिंग ज्यादा होता तो क्वेश्चन कम हो जाता। 1913 के साथ सब कोई जा रहे हैं, बी के साथ सब जा रहे हैं, जो कि क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें बिहार विधान परिषद की पहली बैठक तो 1913 में हुई थी, और डेट की बात करें तो 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी 1913 को पहली बैठक हुई थी। बात करें कहां पर, यानी कि अगर पूछ दे किस स्थान पर हुई थी तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो पटना कॉलेज है। कौन सा? पटना कॉलेज। ठीक है, पटना कॉलेज, पटना कॉलेज में जो बांकीपुर हॉल है, ठीक है, बांकीपुर हॉल, यहीं पर पहली बैठक आयोजित की गई थी। ठीक, किस आधार पर की गई थी? है ना, आधार क्या था?
ऐसे ही तो नहीं, क्या लिखोगे आप? लिखोगे भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत, इसी के तहत तो बिहार को एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इसी के तहत विधान परिषद की पहली बैठक भी की गई थी। अगर पूछ दे कि यहां पर पहले सभापति कौन रहे, है ना, पहले सभापति इसके कौन रहे, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे सर वाल्टर मोड। तो सर्वर तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पर वाल्टर, वाल्टर मोड, है ना। तो ये यहाँ के पहले सभापति थे। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न हुआ? बताएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ है, कौन सा? तो ध्यान रखना इस बार 18वां विधानसभा, 18वां विधानसभा जो है इसका यहां पर चुनाव किया गया है। और कितने चरणों में हुआ? बहुत बढ़िया, सभी बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 चरण। क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 चरण। 2 चरणों में 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, अब टोटल सीट कितनी है हमारी? टोटल सीट जो है वो है हमारी 243 और 243 में से पहले चरण में 121 सीट के लिए इलेक्शन करवाए गए और दूसरे चरण में देखा जाए तो 122 सीट के लिए, है ना। तो 2 चरणों में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। ठीक, 2 चरण में इलेक्शन हुआ। कब हुआ? नवंबर में। यह हुआ आपका 6 नवंबर को और यह हुआ आपका 11 नवंबर को। ठीक है, क्लियर है? सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी बताओ फटाफट, सरकार किसकी बनी? सभी फटाफट बताओगे। तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को वैधानिकता प्रदान करने के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला, दूसरा, चौथा या फिर 7वां? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। ठीक है, एनडीए क्या है? तो एक गठबंधन है, उसमें कौन कौन सी पार्टी है अवश्य याद रखना। चलो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट के साथ सभी जा रहे हैं, पहला संविधान संशोधन, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने यहां पर लागू किया था और हम हो गए यहां पर आजाद। ठीक है, कृषि आधारित हमारी यहां पर अर्थव्यवस्था थी और उस कृषि भूमि पर कुछ लोगों का ही क्या था? स्वामित्व था। तो इस स्वामित्व को समाप्त करके वैसे लोग जो कृषि कार्य करते रहे हैं उनको भूमि स्थानांतरित करने के उद्देश्य से सबसे पहले यहां पर पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया और इसके तहत 9वीं अनुसूची भी यहां पर जोड़ी गई थी। और ये जो हमारी उन्मूलन कानून है, ये कानून बनाने वाला जो पहला राज्य था ना, ये पहला राज्य अपना बिहार ही था, है ना। पहला राज्य अपना बिहार ही था और इसमें जो अहम योगदान रहा या यूं कहें नेतृत्वकर्ता की भूमिका, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कौन? श्री कृष्ण सिंह जो है, श्री कृष्ण सिंह की यहां पर अहम भूमिका रहती है। ठीक है, चलो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि बिहार विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? चलिए इसको होमवर्क रख देता हूं क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और चूंकि अगली क्लास भी है, बचे हुए टाइम में हम इसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, इस कारण से ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर दोगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की जो प्रक्रिया है उसमें जो नियम है उसके अनुसार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? इसका आंसर आप सभी को देना है 30, 38, 40 या फिर 50 और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। साथ ही साथ सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सभी सेशन को लाइक अवश्य करना, शेयर अवश्य करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाना, बता देना कि भैया आपके लिए RWA प्लेटफॉर्म पे RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर
बिहार के हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है और इसके माध्यम से आप अपने हर एक विषय वस्तु का रिवीजन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं यहीं पर सेशन का समापन। कल मिलेंगे इसी प्रश्न के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।